हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम, जैसा कि आपको पता है, DSSB TGT इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। अब इस एमसीक्यू सीरीज में क्या खास है, तो इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ते हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो पार्ट 3 है सिलेबस में, पार्ट 3 का ये एक इमिनेंट राइटर हैं कमला दास, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इनके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। कमला दास, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनकी इमेज भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले इनके इंट्रोडक्शन से। ठीक, कमला दास वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट वॉइसेस इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा। ठीक है, तो एक बहुत ही ग्रेट फेमिनिस्ट रही है ये अपने टाइम की, पोस्ट कॉलोनियल एरा की। ठीक है, इनका जन्म कब होता है, तो 1934 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और अगर डेट पूछ ली जाए तो डेट भी ध्यान रखनी है, 31 मार्च 1934 में इनका जन्म होता है। अब जन्म कौन से प्लेस पे होता है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो उस प्लेस का नाम है पुन्ना उर्कुलम। बेसिकली सदर्न मालाबार में इनका जन्म होता है। ठीक है, अगर प्लेस का नाम भी आ जाए तो वो भी ध्यान होना चाहिए, पुन्ना उर्कुलम। ठीक है, ये पर्टिकुलर उस प्लेस का नाम है। कहाँ पर है ये प्लेस, तो इंडिया के सदर्न यानी कि मालाबार में है। ठीक है, इन सदर्न मालाबार, सदर्न मालाबार। ठीक है, इस प्लेस पर इनका जन्म होता है। बेसिकली साउथ इंडियन फैमिली से रिलेट करती थी। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इनकी मृत्यु कब हुई, तो 2009 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अगर डेट पूछ ली जाए तो डेट सेम है, मंथ डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इनका जो बर्थ हुआ था वो 31 मार्च को हुआ है, लेकिन इनकी डेथ होती है 31 मई 2009। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है। और आगे देखते हैं, कमला दास 1934 to 2009 was an Indian poet, short story writer and essayist. She was born कमला सुरैया इन त्रिशूर, केरला, इंडिया। देखिए, त्रिशूल एक ऐसा मानिए कि एक बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर एक छोटे से टाउन का नाम क्या है, पेनाकुरुलम है, जो हमने अभी नोट डाउन किया होगा आपने। तो ये कहाँ है, केरल में है, केरल के साउथ पार्ट में। ठीक है, जो मालाबार है केरल के साउथ में है वहां पर। ठीक, इंडिया इन अ फैमिली ऑफ राइटर एंड आर्टिस्ट। आगे देखते हैं, हर फादर VM नायर। ठीक है, VM नायर दास, इनका कंप्लीट नाम इस तरीके से है, VM नायर दास was a managing editor of the मलायाला मनोरमा न्यूज़पेपर। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो कौन थे, वो एक एडिटर का वर्क करते थे, कमला दास जी के जो पिताजी थे, मलायाला मनोरमा न्यूज़पेपर में। एंड हर मदर, इनकी माता जी कौन थी, तो नालापत बालामानी अम्मा वाज अ पोएट। ठीक है, शी वॉज ऑल्सो अ पोएट। तो उन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और आगे इनका पोएटस बनने का जो रास्ता था वो वहीं से डिपेंड हो गया था कि क्योंकि इनकी मदर भी एक पोएटस थी। ठीक है, दास बिगिन राइटिंग पोएट्री एट अ यंग एज एंड पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन। इनका पहला पोएटिक कलेक्शन समर इन कैलकाटा 1965 में आता है। शी वेंट ऑन दी पब्लिश सेवरल मोर कलेक्शंस इंक्लूडिंग द डिसेंडेंट्स। और भी बहुत सारे इनके पोएटिक कलेक्शन पब्लिश होते हैं रेगुलरली। पहला जो आया, पहला इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम क्या है, समर इन कैलकाटा। फर्स्ट पब्लिकेशन है इनका 1965 में आता है। उसके बाद आगे भी इन्होंने बहुत सारे पोएटिक कलेक्शंस जो थे वो पब्लिश किए, जैसे कि द डिसेंडेंट है 1967 में आता है, द ओल्ड प्ले हाउस है 1973 में आता है, एंड स्ट्रेंजर टाइम, ये एंड है। ठीक है, एंड स्ट्रेंजर टाइम ये भी 1976 में आता है। उसी में आप देखोगे कि 1976 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क इनका पब्लिश होता है। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मुकाबले। वो क्या है कि इनकी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश होती है 1976 में, जिसका नाम है माय स्टोरी। ठीक है,
ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इन्होंने अपनी स्टोरीज में रिप्रेजेंट की है। और इससे अलग इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दास पोइट्री इज नन फॉर इट्स इंटेंस इमोशनल पावर, सेंसुअलिटी एंड ऑनेस्टी। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कमला दास जो थी, ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जानी जाती हैं, तो ये अपने बेबाकी के लिए जानी जाती है। मतलब ये बिंदास अपनी जो इंटरनल चीजें थी, या फिर एक तरीके से कहें कि इनके जो ऐसी प्राइवेट चीजों के बारे में भी इन्होंने बहुत खुल के लिखा है, ठीक है। अपने और फेमिनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा लिखती थी। She wrote about themes such as love, marriage, motherhood, and identity, often challenging traditional Indian societal norms। और जो मतलब प्राचीन समय में इंडियन ट्रेडिशन में जो नॉर्म्स, जो मानक चले आ रहे थे, उनके विरोध में इन्होंने लिखा है। ठीक, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इन्हें मिले हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा फेमस अवार्ड्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अवार्ड है जिनको आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कोई माइनर से अवार्ड भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे जो मैंने लिए हैं विकिपीडिया से लिए हैं, इनके सारे अवार्ड की लिस्ट है। और आप देख सकते हो, सबसे पहला अवार्ड इन्हें कब मिलता है? 1963 में मिलता है, पेन एशियन पोइट्री प्राइज। देन 1968 में केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड किस चीज़ के लिए मिलता है? तो इनकी एक स्टोरी आई थी थनुपू, उसके लिए ये अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट आप देखोगे 1985 केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये इंग्लिश का अवार्ड था, कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिलता है। देखिए, ये 3 भाषाओं में लिखती थी, ठीक है। तो इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड मिलता है इन्हें, कलेक्टेड पोएम्स। 1988 में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी के लिए मिला। नेक्स्ट 1997 में वायलर अवार्ड, ठीक है, नीरामाथलम पोथा कलम के लिए मिला। नेक्स्ट है, ये इनका वर्क का नेम है, ध्यान रखना। 1998 में एशियन पोइट्री प्राइज अवार्ड मिलता है इन्हें। 2002 में एजुथेचन अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट 2006 में ऑनररी डिलीट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ठीक है। नेक्स्ट है 2006 में मुथु बार्की अवार्ड। ये सारे अवार्ड इन्हें मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, या पहले इनकी डिटेल देख लेते हैं। आगे क्या होता है? इन एडिशन टू हर पोएट्री, दास आल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। मतलब पोएम्स के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, एसेज भी लिखे हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको मैंने बताया 1976 में आती है। माई स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन 1976 एंड कॉज्ड कंट्रोवर्सी ड्यू टू इट्स फ्रैंक डिस्कशन ऑफ हर पर्सनल लाइफ। और ये ज़्यादा फेमस क्यों हुई? क्योंकि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क था, ठीक है। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेलिंग में एकदम खुल के लिखा था, ठीक है। थ्रू आउट हर लाइफ दस वाज नन फॉर हर fierce independence and unconventional lifestyle. She converted to Islam in 1999. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ईयर ध्यान रखना है, कब इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था? 1999 में। इनके 3 नाम हैं, इनके तीनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर जब वो ये इस्लाम धर्म को अपनाती हैं, तो इनका नाम क्या रहता है? क्या हो जाता है? कमला सुरैया, ठीक है। पहले जब इनका मतलब जन्म होता है, इनका पेन नेम क्या होता है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इनका पेन नेम होता है माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी, ठीक है। उसके बाद इनका दूसरा नाम क्या होता है? वो ऑब्वियस ही बात है, वो नाम क्या है? कमला दास, ठीक है। माधवी कुट्टी हो गया, देन इनका नाम होता है कमला दास, क्योंकि ये एक पेन नेम था, ठीक है। इनका जो डॉक्यूमेंटल नेम था वो क्या था? कमला दास। देन उसके बाद जब ये मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं, तो इनका नाम रहता है कमला सुरैया। शी पास्ड अवे ऑन 31 मई 2009 एट द एज ऑफ 75, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पोएटिक कलेक्शन है, समर इन कैलकाटा, 1965 में आता है, हर फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। नेक्स्ट इज द डिसेंडेंट, 1967 पोइट्री कलेक्शन है। द ओल्ड प्ले हाउस 1973 में आता है, दिस इज आल्सो अ पोइट्री कलेक्शन। नेक्स्ट स्ट्रेंजर टाइम 1976 में आता है, पोइट्री कलेक्शन होता है। यहाँ में ना प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। तो अगर क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाए
बहुत सारे वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, अक्सर यूजीसी नेट में इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सा वर्क है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे इनकी ऑटोबायोग्राफी आती है, माय स्टोरी 1976। नेक्स्ट है द कैट वुमेन एंड अदर स्टोरीज 1985 में आती है, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ओके, पद्मावती द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज 1992 में, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। नेक्स्ट है ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग 1996 में आता है, पोइट्री कलेक्शन है। नेक्स्ट आप देखोगे अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोडिगी, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोडिगी 1977 का ये वर्क है। तो देखिए यहाँ पे ये वर्क इसके तुरंत बाद आता है माई स्टोरी के बाद में, ठीक है, ध्यान रखना है। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। या अल्लाह, तो ये 2001 में आता है। इसका ना आप नाम से आप पहचान पा रहे होगे कि ये एक मुस्लिम धर्म को रिलेट करता हुआ है, और आप इससे भी लॉजिक लगा के याद कर सकते हो, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन लॉजिक से आप याद कर सकते हो कि ये 1999 में इस्लाम धर्म को अपनाती है, उसके बाद ये वर्क लिखा है 2001 में। पोइट्री कलेक्शन है रिटन आफ्टर हर कन्वर्जन टू इस्लाम प्रोडिगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ हर नोटेबल पोएम्स इंक्लूड। देखिए पोएटिक कलेक्शन हमने देखे, लेकिन उन कलेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट पोएम्स थी जो बहुत ज्यादा नोटेबल हैं, उनको हमें देखना है। तो कौन कौन सी पोएम्स हैं? द ओल्ड प्ले हाउस, एन इंट्रोडक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एन इंट्रोडक्शन जो वर्क है, इसको डिटेल में हमें करना है, क्योंकि ये सिलेबस में भी मेंशन है, इनका एक ही वर्क मेंशन कर रखा है वहां पर, वन एंड ओनली कमला दास का क्या है? एन इंट्रोडक्शन। तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा कमला दास जी का, उसमें हम एन इंट्रोडक्शन जो इनकी जो पोएम है, इसको हम डिटेल में करेंगे और इसके एमसीक्यूज को करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पोएम्स यहाँ पे कौन कौन सी है? द ओल्ड प्ले हाउस है, एन इंट्रोडक्शन है, द लुकिंग ग्लास है, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोडिगी है, और द सनशाइन कैट है, द समर इन कैलकाटा, समर इन कैलकाटा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। तो यूजली यहाँ पे जितनी भी पोएम्स दी हुई हैं, ये सारी हमें प्रिपेयर करनी होती है अगर हम कमला दास को डिटेल में करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेंशन करके दिया है वो दिया है एन इंट्रोडक्शन, तो इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। कमला दास जी से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम आज करने वाले हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, जो इनका वर्क है एन इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, शुरुआत बेसिक क्वेश्चन से ही होगी, वेयर वाज कमला दास बोर्न? तो आपको पता है कहाँ है? त्रिशूर, केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज कमला दास फादर्स प्रोफेशन? हमने अभी पढ़ा, इनकी बायोग्राफी में देखा था, इनके फादर का प्रोफेशन क्या था? राइटर, जर्नलिस्ट, मैनेजिंग एडिटर ऑफ मलायला मनोरमा, या फिर टीचर? तो वो कौन थे? मैनेजिंग एडिटर थे मलायला मनोरमा, जो न्यूज़पेपर था उसमें। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन? तो कमला दास का फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन कब आता है? यस, रिवाइज करते चलेंगे हम चीजों को। कब आता है? 1965 में आता है, ठीक है, 1965 में आता है। और पहला पोएटिक कलेक्शन कौन सा है? समर इन कैलकाटा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, इन व्हाट ईयर डिड कमला दास पब्लिश हर ऑटोबायोग्राफी? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? हमने अभी डिस्कस भी किया था कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो, उसका नाम क्या है और वो कब पब्लिश होती है? यस, पब्लिश तो हुई थी वो 1976 में। और क्या है ऑटोबायोग्राफी का नाम? माय स्टोरी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? तो लीजिए, ये क्वेश्चन ये बन गया है कि कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? वेरी सिंपल, माय स्टोरी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, एट व्हाट एज डिड कमला दास कन्वर्ट टू इस्लाम? तो हम स्पेसिफिक अगर आप कैलकुलेट करो तो कर सकते हो, स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो 65 की एज में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। 1934 से 1934 में इनका जन्म होता है,
ठीक है, और 1999 में ये कन्वर्ट कर लेती है इस्लाम धर्म में। ठीक है, तो 65, तो 65 की एज में इन्होंने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज कमला दास सूडोनिम आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम। तो इनका नाम क्या रहता है जब ये इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं, तो क्या नाम रहता है इनका? साथ ही साथ इनका पेन नेम भी याद करते चलेंगे। पेन नेम क्या है इनका? माधवी कुट्टी है। उसके बाद इनका नाम रहा कमला दास। देन जब ये इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं, उसके बाद इनका नाम क्या रहता है? कमला सुरैया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज What was the name of Kamala Das mother who was also a poet? तो कमला दास जी की मदर का नेम क्या होता है जो खुद भी एक क्या थी? एक पोएट थी। ऑप्शन है नलपत बालमणि अम्मा, कमला सुरैया, बालमणि अम्मा या फिर नलपत कमला। तो हमने देखा था मदर्स नेम क्या है इनके। यस, बालमणि अम्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बालमणि अम्मा। वेट अ मिनट, इसमें ना दो ऑप्शन गिवन है, आप देखोगे यहाँ पे एक है नलपत बालमणि अम्मा और बालमणि अम्मा। तो इनका अगर कंप्लीट नाम पूछ लिया जाए, कई जगह पर ना ये इस तरीके से लिखा रहता है एन बालमणि अम्मा। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना है कि इनका जो कंप्लीट नेम है वो है नलपत बालमणि अम्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हर मदर्स नेम है नलपत बालमणि अम्मा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री बाय कमला दास। अब इनमें से बताना है कौन सा पोएटिक कलेक्शन कमला दास का नहीं है। आई होप यू विल बी डूइंग इट। समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यस, तो इनके ईयर भी हम साथ के साथ याद करते चलते हैं। एक सेकेंड। ओके, समर इन कैलकाटा कब पब्लिश हुआ था पोएटिक कलेक्शन? 1965 में। ठीक है, द डिसेंडेंट ये कब आता है? 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस ये कब आता है? 1973 में। ओके, 1973 में। तो बचा कौन सा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दिस इज नॉट अ पोएटिक कलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पोएटिक कलेक्शन नहीं है, कमला दास का नहीं है। दूसरी चीज, किसने लिखा है फिर ये वर्क? तो ध्यान रखना है ये एक नॉवल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज What was the title of Kamala Das short story collection published in 1985? अब यहाँ पे ना आपको पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से ध्यान रखना है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन तो ये सारी हैं, बस आप इसे देख सकते हो, ये पोएटिक कलेक्शन है, ये पोएटिक कलेक्शन है। ठीक है, बाकी दोनों शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 1985 में कौन सा पब्लिश हुआ था। ऑप्शंस हैं द केप्ट, वुमेन एंड अदर स्टोरीज, पद्मावती, द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज। इन दोनों में से एक वर्क है, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये दोनों क्या हैं? ये पोएटिक कलेक्शंस है। यस, राइट आंसर है द केप्ट, वुमेन एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन व्हाट ईयर डिड कमला दास पास अवे? वेरी सिंपल, डेट क्या थी, मंथ क्या था? 31 मई 2009। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज What was the name of newspaper where Kamala Das father worked as a managing editor? उस न्यूज़पेपर का नाम बताना है जहां पर कमला दास जी के जो पिताजी थे वो एक एडिटर के, एक मैनेजिंग एडिटर के रूप में काम करते थे। मलायाला मनोरमा, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। सिंपल, मलायाला मनोरमा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Which of the following is a characteristics of कमला दास पोएट्री? तो इनमें से बताना है कि कमला दास की पोएट्री का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बताइए। इट इज नन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी,
It is known for its emotional intensity and sensuality. It is known for its focus on political issues. It is known for its use of complex metaphors. किस लिए जानी जाती है कमला दास की पोएट्रीज? यस, आप समझ ही चुके होंगे. The right answer is option B, right. It is known for its emotional intensity and sensuality. Option number B is the correct answer. Moving to the next question. Next is, what was the title of Kamla Das poetry collection published in 1996? कमला दास के उस पोएटिक कलेक्शन का नाम बताना है जो पब्लिश होता है 1996 में. ऑप्शन है Only the Soul Knows How to Sing, The Playhouse, The Old Playhouse, Summer in Calcutta और The Descendant. तो आप अगर आपने इनका असेंडिंग ऑर्डर भी देखा था ना, उससे भी आप क्लियर कर लोगे. देखिए, सबसे पहला वर्क आया था ये समर इन कलकत्ता, 1965 में आ जाता है ये, तो इसलिए ये कट हो जाएगा. उसके बाद क्या आता है? डिसेंडेंट आता है जो 1967 में होता है. ठीक है, तो ये भी कट कर देंगे हम. देन ओल्ड प्ले हाउस आता है, ये भी कब आता है? 1973 में आता है. तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो. राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग. तो इसका पब्लिकेशन ईयर ध्यान रखना है. अब 1996 में पब्लिश होता है. दिस इज ऑल्सो अ पोइट्री कलेक्शन. ठीक है, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग. नेक्स्ट इज, Which of the following awards did Kamla Das receive for her writing? इनमें से वो कौन से अवार्ड हैं जो कमला दास को उनकी राइटिंग के लिए मिले? साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ होगा ये, सॉरी, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड. तो इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में हमने देखा था. यस, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ना, ये नेशनल साहित्य अकेडमी अवार्ड है और ये कब मिलता है? इन्हें 1985 में मिलता है. 1985 में, ध्यान रखनी है ये चीज. और इनको ना नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लिटरेचर के लिए. कब शॉर्टलिस्ट किया गया वो भी ध्यान रखना है. इन्हें नोबेल प्राइज मिलता नहीं है हालांकि, लेकिन इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था 1984 में नोबेल प्राइज के लिए. तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? साहित्य अकेडमी अवार्ड. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, यस, क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है. व्हाट वाज द नेम ऑफ कमला दास हस्बैंड? के माधव दास, कमला माधव दास, माधव कमला दास या फिर दास कमला माधव. तो ये तो ऑप्शन ही इस तरीके के कि आप सही आंसर इजीली कर लोगे. राइट आंसर है के माधव दास. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इनकी जो शादी हो जाती है वो 15 की एज में ही हो जाती है. ये भी चीज़ ध्यान रखनी है. मात्र 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है के माधव दास से. ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें 1985 में मिला था. एक चीज और ये ध्यान रखना है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से वर्क के लिए दिया गया था. ठीक है, 1985 में तो मिला था, लेकिन किस वर्क के लिए मिला था? 1985 में मिलता है कलेक्टेड पोएम्स के लिए इन्हें ये अवार्ड मिलता है. कलेक्टेड पोएम्स. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हम कर चुके हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. इन व्हाट ईयर डिड कमला दास कन्वर्ट टू इस्लाम एंड टेक द नेम कमला सुरैया? सिंपल है, 1999 में. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ कमला दास पोएट्री? कमला दास की जो पोएट्री है उसकी मेन थीम क्या है? नेचर एंड ब्यूटी, लव एंड रिलेशनशिप, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव. हालांकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर मोस्ट सूटेबल देखा जाए, उन्होंने ज़्यादातर जो लिखा है किन वर्क्स को लेकर लिखा है या क्या थीम रही है, किस थीम पे बेस्ड है उनकी पोएट्री, तो वो है लव एंड रिलेशनशिप. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमला दास राइटिंग स्टाइल? इनमें से कौन सी एक विशेषता है कमला दास की राइटिंग स्टाइल की? कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल, फ्रैंक एंड ऑटोबायोग्राफिकल, सैटिरिकल एंड ह्यूमरस, फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। यस, राइट आंसर इज फ्रैंक एंड ऑटोबायोग्राफिकल। मोस्ट ऑफ द वर्क इन्होंने अपनी ही लाइफ के ऊपर लिखे हुए हैं, मतलब इनके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस पर इन्होंने सार्कास्टिक वे में चीजों को लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास पोएट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1996? तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यस, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। राइट आंसर आप जान ही चुके हो इसका, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। नेक्स्ट इज, एक मिनट, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस पोएम बाय कमला दास? कौन सी इनमें से फेमस पोएम है? सारी ही कमला दास की और सारी ही फेमस है, इसमें से ऐसा नहीं कह सकते कोई लीस्ट फेमस है। ऑल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स, द ओल्ड प्ले हाउस, an introduction, the looking glass, all of the above is the correct answer. Option number D is the right answer. Next is, what is the title of Kamala Das autobiography? ये भी repeated है, ध्यान रखना है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माय स्टोरी। नेक्स्ट इज, which of the following शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इज रिटन बाय कमला दास? इनमें से कौन सा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कमला दास के द्वारा लिखा गया है? द कैप्ट, वुमेन एंड अदर स्टोरीज, पद्मावती, द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर स्टोरीज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है? शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ये क्या है? ये एक पोएटिक कलेक्शन है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों ही शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास पोएट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1976? इनका एक पोएटिक कलेक्शन आता है 1976 में, जिसकी हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ जब मैंने बताया था कि इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है माय स्टोरी, वो भी 1976 में पब्लिश होती है, तो ध्यान कीजिए और कौन सा इनमें से। और ये बहुत ही इजी ऑप्शन करके दे दिए गए हैं, आप अगर इनके ईयर ध्यान रखते चल रहे हो तो उससे भी आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। ऑप्शन है स्ट्रेंजर, टाइम, द डिसेंडेंट्स, समर इन कैलकाटा, द ओल्ड प्ले हाउस। यस, देखिए ये हम देख चुके हैं ना, समर इन कैलकाटा 65 है, 1965 है, ठीक है, 1965 है ना, और डिसेंडेंट 67 में है। ओल्ड प्ले हाउस जो है वो 73 में आता है, 1973 में। देन बचा कौन सा? 76 में क्या आएगा? द स्ट्रेंजर्स टाइम या स्ट्रेंजर टाइम, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंजर टाइम। नेक्स्ट इज, which of the following poems by Kamala Das is known for its exploration of themes such as love, marriage and identity? तो कौन सा वर्क है बताइए, कमला दास की वो कौन सी पोएम है जिसमें जो बेस्ड है इस थीम पर, लव, मैरिज एंड आइडेंटिटी? एन इंट्रोडक्शन, द ओल्ड प्ले हाउस, द लुकिंग ग्लास या फिर अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोडिगी? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, थीम ध्यान रख लीजिए, कल हम इस पोएम को हालांकि डिटेल में करने वाले, तो इसकी थीम क्या है? लव, मैरिज एंड आइडेंटिटी। पोएम है एन इंट्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ कमला दास पोइट्री या पोएम एंड इंट्रोडक्शन? देखिए अभी पीछे भी थीम देकर क्या पूछा गया था? पोएम का टाइटल पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे पोएम का टाइटल दिया गया है और थीम पूछी गई है, वही चीज है, लव एंड रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिक्स या फिर नेचर एंड ब्यूटी? यस, ध्यान रखना है क्या है? आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। अब देखिए
इस तरीके से चेंज करते हैं। तो सारी ही थीम इसमें रिलेट करती हुई, लव, मैरिज, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को एक मेन आधार मान सकते हो आप। तो आइडेंटिटी से रिलेट करते हुए आप समझोगे कि इसकी एन इंट्रोडक्शन की थीम क्या है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। नेक्स्ट इज Which of the following is a characteristics of Kamala Das poetry collection Summer in Calcutta? इनका जो poetic collection है Summer in Calcutta, उसकी जो main theme है वो क्या है? It explores themes of love and relationship. It is written in a formal and structured style. It is known for its use of complex metaphors. It is a collection of short stories. Main characteristics क्या है Summer in Calcutta का? यस इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसकी जो थीम है ना वो क्या है, लव एंड रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1992? इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आता है 1992 में, उसका टाइटल क्या है? द कैप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज, पद्मावती, द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज, या फिर द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर स्टोरीज, अ डॉल फॉर अ चाइल्ड प्रोडगी। तो ओल्ड प्ले हाउस को आप हटा सकते हो क्योंकि ये पोएट्री कलेक्शन है, ठीक है। बाकी में आपने देखा कैप्ट वुमेन एंड शॉर्ट स्टोरी, ये तो उसका पब्लिकेशन ईयर अलग है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शंस में से सोचिए। 1992 में जो आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, पद्मावती, द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से इसका पब्लिश्ड ईयर भी ध्यान रखना, पद्मावती, द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1992। नेक्स्ट इज which of the following poems by Kamala Das is known for its exploration of themes such as marriage and motherhood? अब इनमें से बताना है कि कौन सी वो पोएम है जो एक्सप्लोर कर रही है इस थीम को, मैरिज एंड मदरहुड। ओल्ड प्ले हाउस, द लुकिंग ग्लास, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोडिगी, या फिर एन इंट्रोडक्शन। मदरहुड, इससे रिलेट करोगे आप चाइल्ड प्रोडिगी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ डॉल फॉर अ चाइल्ड प्रोडिगी। नेक्स्ट इज, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास पोएट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1996? ये फिर से रिपीटेड है, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो हम करते रहेंगे जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, और सारे सिलेबस के हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में MCQs लाते रहेंगे। आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें हम एन इंट्रोडक्शन, जो इसकी पोएम है कमला दास जी की, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्लानिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।